आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लेटर्स रूल। ठीक है, तो ये है स्लेटर्स रूल, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो किससे स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देख चुके थे कि हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैसे निकालते थे जेड इफेक्टिव। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, ये होता था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या करते थे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या करते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते थे, -13.6 इंटू क्या, जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही आएगा। बस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या करते थे, जेड इफेक्टिव ले लेते, और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या लेते थे, जेड लेते थे। ये पता है हम लोग को, ये ऑलरेडी पता, हम लोग कर चुके हैं। तो स्लेटर क्या किया, स्लेटर इस जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट किया। स्लेटर क्या किया, इस जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट किया। तो उसके लिए पहले क्या हुआ, वो सबका आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लिया, जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे तुम लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरॉन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, सबका क्या निकाल लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लिया। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मैं डेफिनेशन अभी एक बार समझा दे रहा हूं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, जिससे क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। इजेक्ट मतलब निकाल देता है। ठीक है, तो उस पे क्या आता है, कैटायन आ जाता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं या कर्नल कहते हैं। वो आगे वाला वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वो सबका क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल दिया। उसको एन का पता ही था, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सारे के सारे सेकंड पीरियड पे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ये वैल्यू दिया वही है, और ये सबका वो कैलकुलेट कर लिया। तो उससे हम लोग उसको क्या मिल गया, जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर मिल गया। समझ लो कुछ भी जेड इफेक्टिव आया, वाई एक्स जो भी है, फिर वहां से वो जेड इफेक्टिव निकाल लिया, रूट ओवर ऑफ दैट, तो उसका कोई एक वैल्यू आ गया जेड इफेक्टिव का। अब हम लोग को पता है जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड माइनस सिग्मा। जेड उसको ऑलरेडी पता है, कोई भी एलिमेंट जो लिया उसका एटॉमिक नंबर उसको पता है। जेड इफेक्टिव वो निकाल ही चुका है सब एलिमेंट्स का, तो वहां से वो क्या निकाल लिया, सिग्मा, मतलब सील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यही तो हम लोग को निकालना होता है। सिग्मा निकाल लिया, सील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट वो निकाल लिया। ठीक है, और वो क्या देखा कि यहां से यहां जाते हुए, यहां से यहां जाते हुए, यहां से यहां जाते हुए, ऐसे करके जो भी सिग्मा सबका वैल्यू आया, नियरली सेम आया। क्या आया, ऑलमोस्ट सारा का सारा जितना भी सिग्मा था ना, सेम आया। सारा का सारा सिग्मा जो था वो क्या था, सेम आया। ठीक है, तो उसने अपना इसके बेसिस के हिसाब से, इस बेसिस के हिसाब से, सिग्मा के हिसाब से उसने क्या किया, अपना एक कांस्टेंट दे दिया। क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। इसी को जाके बोला गया क्या, स्लेटर रूल। ठीक है, हालांकि ये स्लेटर रूल रियल वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है, एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो रियल वैल्यू में जो ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ता है। प्रोटॉन अपना काम 100% करता है, इलेक्ट्रॉन 100% नहीं करता, लेकिन फिर भी जेड इफेक्टिव जो होता है ना, अलोंग द पीरियड वो तो बढ़ेगा ही, चाहे थोड़ा से बढ़े या थोड़ा ज्यादा से बढ़े, उससे मतलब नहीं है। जेड इफेक्टिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 and 1, मतलब वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो सिग्मा भी इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सिग्मा बढ़े या कम हो, लेकिन सिग्मा कांस्टेंट नहीं आता, ये रियल कंक्लूजन है। प्लस पर से स्लेटर के हिसाब से क्या था, सबका सिग्मा ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता, और इस सिग्मा के हिसाब से उसने क्या किया, अपना कुछ कांस्टेंट दिया। वो मैं समझाऊंगा आगे कि सिग्मा के हिसाब से अपना कुछ कांस्टेंट दिया। ठीक है, ये होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्वांटम नंबर में मैंने क्या बताया था, n+l रूल बताया था। क्या ये n+l रूल रियल रूल होता है, नहीं, ये क्या होता है, ये भी एक जुगाड़ रूल होता है। रियल क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग, वो लोग सारे साइंटिस्ट ने किया क्या, साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग करते क्या है, वो लोग सारा एलिमेंट लिख देते हैं, सारा एलिमेंट लिख देते हैं, और फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोग बात करते हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ऐसे कर करके सबका निकाल लिया, तो ये कितना होता है, 23 होता है, ये कितना होता है, 24 होता है, ये कितना होता है, 25 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, आर्गन तक तो रखोगे तुम लोग, ये बता दिया था कॉन्डेंस्ड फॉर्म। आर्गन कितना होता है, 18 होता है, तो ये तो रखोगे ही रखोगे। उसके बाद क्या आता था, 3d, और यहाँ पे 4s आता है।
है ना। तो 4s को तो तुम 2 भरते हो और 3d कितना होगा तुम्हारा 3 होता है। सेम केस इसमें भी तुम्हारा आर्गन का तो आर्गन रहेगा 18 का 18, और इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा 3d 4 होना चाहिए और 4s 2 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या देखा गया 3d 5 होता है और 4s 1 होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है ना। तो सेम केस, तो जितना भी एक्सेप्शन आया तो उसको क्या किया, सारा एक्सेप्शन किसका आ रहा था 3d का एक्सेप्शन आ रहा था, इस 3d का एक्सेप्शन आ रहा था। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने अपना एक n+l रूल बना दिया। तो n+l रूल क्या बताता है कि तुम आर्गन तो ऐसे का ऐसा लिखो, ठीक है, लेकिन उससे तुम 4s को पहले भर दो, 4s 2 कर दो और 3d 5, सॉरी 4s 1 होगा ना, 4s 1 को पहले भर दो और 3d 5 लिख दो। मतलब जो एक्सेप्शन था, जो 3d था, उसको लास्ट में भरो, जिससे क्या हो हम लोग सारे एलिमेंट का पढ़ाई इजीली कर सके और हम लोग को जितने भी एक्सेप्शन हो याद हो सके, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए 4s को पहले भर्ती कर दिया और 3d को बाद में भर्ती कर दिया और एक रूल बना दिया n+l रूल। पर क्या ये रियल रूल है? नहीं, रियल रूल तो ये वाला है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि पहले 3d आता है उसके बाद 4s आता है। बताया था ना कि जैसे ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे 1s होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये 2s होता है, 2p होता है, फिर थर्ड में क्या होता है 3 सेल आता है, 3s 3p 3d, फिर आता है तुम्हारा फोर्थ सेल जिसको हम लोग 4s कहते हैं। तो 3d तो पहले आया ना, 4s तो बाद में आया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 4s हुआ, 3d पहले आया। लेकिन इसमें क्या करते हैं n+l रूल में, 4s को पहले भरते हैं और 3d को बाद में भरते हैं। वो एक रियल रूल थोड़ी ना है, वो तो क्या है एक जुगाड़ रूल है, ठीक है, वो तो क्या है एक जुगाड़ रूल है, ठीक है। तो ये वाला रूल लाया था, लेकिन स्लेटर इस रूल को नहीं मानता। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, स्लेटर डज नॉट ओबे n+l रूल। अब इस एक चीज से समझा दे रहा हूं, मतलब स्लेटर सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, वो n+l रूल को नहीं मानता था, उसके हिसाब से n+l रूल गलत था, जबकि स्लेटर का खुद का रूल गलत था अगर रियल कंक्लूजन से देखा जाए। पर वो n+l रूल को नहीं मानता था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज को नहीं मानता था स्लेटर, जो बताऊंगा। अब जैसे मैं इसको समझाता हूं कैसे नहीं मानता था, तो कैसे तुम लोग को अरेंज करके लिखना है, इसको देख लो, पॉज करके नोट करना है, नोट कर लो, क्योंकि मैं भी बताऊंगा कि वो क्यों इसको नहीं मानता था और कैसे अरेंजमेंट करके लिखना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ये तो हो ही है। जैसे हम लोग एक ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं। आयरन कितना होता है 26 होता है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब लिखते कैसे हम लोग, n+l रूल के हिसाब से कैसे लिखते हैं, 4s2 3d कितना हो गया 6, ये लिखते हैं, ये n+l रूल के हिसाब से। ये किसके हिसाब से, n+l रूल के हिसाब से। स्लेटर इसको नहीं मानता, स्लेटर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को मानता है। जैसे इसको कैसे लिखेगा स्लेटर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और पहले 3d आएगा, 3d6 और 4s2, ये स्लेटर मानता है। तो स्लेटर का रूल जब भी हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से बनाएंगे, ना कि n+l रूल से बनाएंगे। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख दिया स्लेटर डज नॉट ओबे n+l रूल। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये समझाने का कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अरेंज करके लिखोगे, ठीक है, तब जाके ही बनेगा, वरना ही बनेगा नहीं। अब दूसरा एक और अभी एक रूल आता है कि स्लेटर डज नॉट ओबे पेनिट्रेशन रूल, पेनिट्रेशन पावर रूल, पेनिट्रेशन पावर रूल। पेनिट्रेशन पावर मैंने पढ़ाया था ना, क्वांटम नंबर में भी पढ़ाया हूं। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, जैसे अभी एक चीज समझाता हूं, चलो ये वाला देख लो, लिख लो, फिर यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर थोड़ा समझाऊंगा, तब जाके समझ में आएगा कि ये पेनिट्रेशन पावर क्या होता है और उस रूल को ये फॉलो नहीं करता था। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो, पेनिट्रेशन पावर रूल क्या था, जैसे समझ लो ये न्यूक्लियस है, इसके एक एक सेल में ऐसे बना दिया, इसका दूसरा सेल में ऐसा बना दिया, इसका तीसरा सेल में ऐसा बना दिया, ठीक है, और इसका चौथा सेल में ये बना दिया। ठीक है, ये इसका चौथा सेल बना दिया। ये क्या हो गया तुम्हारा G1, ये क्या हो गया तुम्हारा G1 G2 G3 G4। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस को क्या कंसीडर करो, इसको कैटरीना कैफ मान लो, और यहां से आ रहा है तुम्हारा शाहरुख खान। ठीक है, ये आया तुम्हारा शाहरुख खान, ये आ रहा है तुम्हारा शाहरुख खान। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये गार्ड करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग गार्डिंग करेंगे, गार्डिंग।
इसको इससे मिलने नहीं देंगे। ये लोग गार्डिंग करते हैं और ये वाला भी गार्ड करते हैं। G1 G2 G3 G4 क्या होता है, सील्डिंग की तरह काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सील्डिंग की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये लोग सील्डिंग की तरह काम करते हैं, इसको इससे मिलने नहीं देते हैं। तो समझ लो ये हो गया तुम्हारा विक्की कौशल, ये हो गया तुम्हारा कोई भी ले लो, आमिर खान ले लो, एक ही कैटेगरी का सब। ये ले लो तुम्हारा अक्षय कुमार ले लो, सारा ले लो, और ये फाइनली आएगा तुम्हारा सलमान खान। लो ठीक है, सारा लिख दिया मैंने नाम। अब इन लोग को इसको ढुकने से मना करना और इसको इधर तक आना है। अब क्या होगा, ये घूमेंगे, ये अपने अपने सेल के चारों तरफ क्या होंगे, घूमेंगे। G4 इधर घूमेगा, G3 भी इधर घूमेगा, G2 भी इधर घूमेगा, G1, और ये लोग सिर्फ बाहर की तरफ ही बंदूक रख सकते हैं, अंदर की तरफ ये लोग बंदूक नहीं घुमा सकते। तो जब ये इधर आएगा, इधर या इधर कहीं आएगा, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और फिर जब ये वापस घूम के G4 इधर आएगा, तब तक तो ये कहाँ चला गया, अंदर चला गया। ये कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो अब ये क्या इसको मार पाएगा या बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ ही मार सकता है, अंदर की तरफ नहीं मार सकता। फिर इसको इससे बचना, तो ये जब इधर घूम के आएगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर अब ये भी इससे भी बच गया। अब कौन गार्डिंग कर सकता है, अब खाली ये दोनों गार्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ये वापस घूम के इधर जाएगा, तो ये वापस अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये इधर आ गया। अब सिर्फ बचा कौन, एकमात्र ये बचा, यही इसको बचा गार्डिंग करके रोक सकता है। तो रोक सकता है क्योंकि इन तीनों तो रोक नहीं पाए, सीधा सा बात है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीनों रोक नहीं पाए। तो इससे पता क्या चला, देखने में लगता है कि G4 सबसे अच्छा सील्डिंग करेगा, लेकिन या G3 करेगा, लेकिन क्या है, सबसे वीक सील्डिंग अगर इसमें हम देखा जाए, सबसे खराब सील्डिंग कौन किया, G4। उसके बाद उससे अच्छा G3, फिर G2। इतना अच्छा सील्डिंग नहीं कर पा रहा है। अब ये जो होता है G1, ये सबसे अच्छा सील्डिंग करता है। क्यों, क्योंकि ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, तो ये ज्यादा अच्छा सील्डिंग करेगा। फिर ये करेगा। उसके बाद ये दोनों तो वीक करते हैं क्योंकि बहुत दूर चले गए। वैसे ही न्यूक्लियस के बगल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ज्यादा अच्छा सील्डिंग करता है। मतलब जो सेल होगा, तो हम ऐसे ही बोलता है। इसीलिए हम लोग पेनिट्रेशन पावर में क्या पढ़े थे, पेनिट्रेशन पावर यही तो था। क्या था पेनिट्रेशन पावर, कि जो न्यूक्लियस के बगल में सबसे ज्यादा होता है, जैसे S होता है, वो सबसे अच्छा सील्डिंग करता है। फिर होता है P, फिर होता है D, फिर होता है F। ये दोनों क्या था, वेरी गुड सील्डिंग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा सील्डिंग करते हैं, मतलब मिलने तो देंगे ही नहीं। और ये तो बिल्कुल ही मिलने नहीं देगा, इसका तो पर्सनल दुश्मनी आ जाएगा इससे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मिलने नहीं देगा। S और P बहुत अच्छा सील्डिंग करते हैं। और ये दोनों जो होता है, ये दोनों क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग करते हैं। पुअर सील्डिंग मतलब उतना अच्छे से गार्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो गार्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये अंदर जाके मिल लेगा या घुस जाएगा, है ना। ये हम लोग पढ़े थे पेनिट्रेशन पावर में, क्वांटम नंबर में। अब स्लेटर भाई साहब इसको फॉलो नहीं करते। स्लेटर क्या कहते हैं, स्लेटर कहते हैं कि जो S और P होता है, ये दोनों को वो एक ग्रुप में कर देते हैं, और D और F को एक ग्रुप में कर देते हैं, और कहते हैं ये दोनों सेम सील्डिंग करता है। क्या करता है, सेम सील्डिंग करता है। ठीक है, और ये दोनों जो होता है, ये दोनों सेम सील्डिंग करता है। ये अच्छा करता है, लेकिन ये दोनों सेम करता है। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता। S न्यूक्लियस के ज्यादा बगल में है, तो ये सबसे तगड़ा सील्डिंग करेगा, और ये फिर उसके बाद। लेकिन स्लेटर क्या कहते हैं कि ये दोनों सेम सील्डिंग करेगा, और ये दोनों सेम सील्डिंग करेगा। इसलिए लिखा हूं, स्लेटर डज नॉट ओबे पेनिट्रेशन पावर रूल। ये वाला भी सेकंड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया, पेनिट्रेशन पावर क्लियर हुआ। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये वाला कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करोगे। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे स्लेटर क्या क्या ग्रुप में डिवीजन कर दिया, जो आगे मैं सेकंड अब रूल में बताऊंगा मैं। ये देख लो, कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो। उसके बाद मैं उसका रूल्स एक एक करके बताऊंगा, और फिर हम लोग सम्स करना, एक दो तो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आया, मिटा दूं। ये बाद में और लिखने के काम आएगा, पर ठीक है, उस समय करेंगे जब आएगा। ये समझ में आ गया ना, ये दोनों भी समझ में आ गया। मिटा दे रहा हूं, अब कुछ भी रख नहीं रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। इसको एक बार रख के रखता हूं। तो पेनिट्रेशन कौन ज्यादा अच्छा किया, S ज्यादा अच्छा किया, फिर P किया, फिर D किया, फिर F किया, ये बोलता है पेनिट्रेशन पावर। पर इसमें ये दोनों को सेम ग्रुप में रख लिया, और ये दोनों को सेम ग्रुप में रख लिया स्लेटर। ठीक है, चलो अब इसका कुछ रूल्स है, वो तुम लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले स्लेटर क्या बोला, अरेंज देम
in order of n, order of n, and for same n, arrange them in order of L. ठीक है, तो पहले तो उसको सेम ऑर्डर ऑफ एन में अरेंज करो, और अगर एन सेम आ जाता है तो उसको सेम ऑर्डर ऑफ एल में अरेंज करो। वही जैसे एग्जांपल आयरन का ही लेते हैं, चलो कितना होता है 26 अभी जो बताया, तो 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 3p6 3d6 पहले आएगा और 4s2 आएगा। तो देखो पहले मैंने 1 को लिखा, फिर मैंने 2 को लिखा, फिर मैंने 3 को लिखा, फिर मैंने 4 को लिखा, तो पहला सही हो गया, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एन। तो मैंने n के हिसाब से अरेंज कर लिया। अब देखो अगर सेम फॉर सेम n, मतलब जिसमें n सेम हो, तो ये अलग n है, ये अलग n है, ये तीनों में सेम n है, और ये तीनों, ये दोनों में सेम n है, तो उसको तुम l के हिसाब से अरेंज करो, तो इसके बीच में कॉमा दे दूंगा, इसके बीच में कॉमा दे दूंगा। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? पहले n के हिसाब से अरेंजमेंट करो, उसके बाद l के हिसाब से अरेंजमेंट करो, ये पहला था। दूसरा वो क्या बोला, S एंड P सबसेल, जो S और P सबसेल है, आर अरेंज्ड या केप्ट इन सेम सेल, मतलब इन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया वो। एंड D एंड F सबसेल आर अरेंज्ड इन सेम सेल, मतलब वो दो ग्रुपिंग कर दिया, एक तरीके से देखा जाए क्या, वो दो ग्रुपिंग कर दिया। कौन कौन सा, S और P का एक ग्रुपिंग कर दिया और D और F का एक ग्रुपिंग कर दिया, ये दो ठो ग्रुपिंग कर दिया। समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट? क्लियर? मतलब S P एक ग्रुप में रहेंगे और D और F एक ग्रुप में रहेंगे, तो यहां पे जैसे ये दोनों एक ग्रुप में रहा, ठीक है, ये तीनों में क्या होगा, ये दोनों एक ग्रुप में रहेगा और ये अलग ग्रुप में रहेगा। अगर F होता 3F होता, पर 3F होता नहीं है, पर होता तो ये वाला दो 3D और 3F एक ग्रुप में रहते। समझ में आया? ऐसे करके उसने अरेंजमेंट कर दिया। चलो इतना देखो, नोट डाउन करो, उसके बाद आगे कराऊंगा। चलो यही करा देता हूं, आगे तुम लोग जब तक करते रहना। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है, देयर विल बी नो contribution, there will be no contribution of, क्या, there will be no contribution of क्या, right hand side, right hand side, ठीक है, राइट हैंड साइड ग्रुप लिख देता हूं, राइट हैंड साइड ग्रुप या सबसेल, एक ही बात है, ग्रुप लिखो या सबसेल लिखो एक ही बात है। जैसे कि मैं समझा रहा हूं, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसी से समझाता हूं। अभी ये बाहर था, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब इसको गार्ड करेगा, लेकिन जब ये इधर घूम के आया तो ये तो अंदर आ गया, अभी अंदर आ गया, तो अब इसका कोई काम है, ये इसको कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो राइट, अब इसके क्या हो गया, राइट हैंड साइड का अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहा। फिर जैसे ये इधर अंदर आ गया, अब ये इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा, सील्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट हैंड, मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, यही होता है, इसीलिए बोला देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन, किसका, राइट हैंड साइड ग्रुप का। समझ में आया? वैसे ही जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आयरन का, मैं निकालता हूं आयरन का एग्जांपल लेता हूं। चलो अगर मैं ऑन 4s इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, कॉन्फ़िगरेशन तो यही वाला है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन यही वाला है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, अब यहीं से निकालो, मेरे को 4s इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, क्या निकालना है मेरे को, कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन, अच्छा लिख देता हूं पूरा कंट्रीब्यूशन, किसमें निकालना है, 4s इलेक्ट्रॉन, इस पे निकालना है। तो ये सब सारा होगा, क्या क्या होगा, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, 3s2 रहेगा, 3p6 रहेगा, 3d6 रहेगा, 4s2 रहेगा। तो सारा का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसके आगे अभी कोई राइट हैंड ग्रुप आया नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन, अभी यही इसी का बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को निकालना है किस पे, ऑन 3d पे, 3d इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, हाँ या ना। अब हम लोग को 3d इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो क्या होगा बताओ, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, 3s2 रहेगा, 3p6 रहेगा, 3d6 रहेगा, क्या 4s2 रहेगा? क्योंकि अब हम लोग 3d पे निकाल रहे हैं, मतलब ये अंदर की तरफ आ गया है, तो क्या इसका कोई काम होगा? जैसे ये अंदर की तरफ आ गया, तो क्या इसका कोई काम था? नहीं, तो इसका कोई काम नहीं होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, खाली यहीं तक का कंट्रीब्यूशन होगा। अब हम लोग निकालते हैं जैसे ऑन
कहाँ गया 3p ना, 3p इलेक्ट्रॉन। तो किसका कंट्रीब्यूशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्या इसका और इसका कंट्रीब्यूशन होगा? इसका तो ऐसे भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग अंदर की तरफ आ गए। अब हम लोग इस पे निकाल रहे, तो इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, हाँ कर लो, पॉज करके तुम लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी रख के रखता हूं। अब मेरे को बताओ, अब इसके बाद क्या, अब हम लोग को 3s पे निकालना है। यहां लिख रहा हूं ऑन 3s इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां से एक नया चीज है, मैंने पहले ही बताया था s और p को क्या कर दिया, वो सेम ग्रुप में रख दिया। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप चल रहा था, अब ये दोनों का सेम ग्रुप में है, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें भी क्या होगा, हम लोग क्या लिख देंगे, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, 3s2 रहेगा, 3p6 रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना? देखो ऐसे भी 3d तो तुम्हारा 6 रहता नहीं, तो ये दोनों तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों तो यहीं हट गया था। तो क्या अब बताओ, क्या 3p6 रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ गया। अब हम लोग 3s पे निकाल रहे हैं, क्या 3p6 रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बात याद रखना, 3p6 यही कंट्रीब्यूशन रहेगा, 3p6 भी रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लेटर क्या किया था, s और p को क्या कर दिया था, एक ग्रुप में कर दिया था, और यहीं पे वो बोला था कि दोनों का सील्डिंग क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का सील्डिंग क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा। ठीक है, अब हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, अंदर वाला 2 है। अब देखो इसमें भी दोनों सेम ग्रुप में है, 2s और 2p, तो दोनों का सेम ही लिख दे रहा हूं मैं, 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन। तो इसका कंट्रीब्यूशन में कौन कौन रहेगा, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। ना 3s रहेगा, ना 3p, ये भी नहीं रहेगा, अच्छा सॉरी, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, अब यहीं तक रहेगा क्योंकि हम लोग 2s 2p पे निकाल रहे हैं। सेम दोनों का हो गया। अब ऑन 1s इलेक्ट्रॉन कौन सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, खाली 1s2 रहेगा, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये तीसरा पॉइंट था। अब आता है चौथा पॉइंट, पर उससे पहले मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। मिटा दो, ठीक है, तुम लोग ये नोट डाउन कर लेना, हाँ पॉज करके। चौथा पॉइंट पे आते हैं, चलो। देयर विल बी नो contribution of outer electron on which sigma is calculated। मतलब क्या है कि जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे हम लोग सिग्मा निकाल रहे हैं उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। वही सिंपल सा बात है, कोई अपने आप को थप्पड़ क्यों मारेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, तो चलो जैसे इसका एक एग्जांपल से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। जैसे 4s इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यहां लिख दूं आयरन का, ठीक है, यही था ना कॉन्फ़िगरेशन आयरन का। ठीक है, तो अभी हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, 4s पे निकाल रहे हैं। तो 4s पे निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बोलो। ये रहेगा, ये सब रहेगा, यहां तक तो सब रहेगा। तो कितना हुआ, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 6 18, 18 6 24, और यहाँ पे 24 में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे क्योंकि लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, 25 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। पूरा काउंट करोगे तो 26 है, लेकिन लास्ट वाला को हम लोग नहीं लेंगे। चलो और निकालो, कहाँ गया, 3D पे निकालते हैं। ठीक है, 3D पे निकालते हैं, काउंट करो 3D पे। तो इसको तो हम लोग पूरा ही कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अब 3D अंदर आ गया। ठीक है, तो वही सेम 10 18 24 होना चाहिए, लेकिन एक पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 23 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, 3s एंड 3p इलेक्ट्रॉन। एक एक करके अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं। चलो अब उसमें हम लोग ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 3s 3p है। तो चलो ये करो, 2 2 4 10 12 18, लेकिन होगा कितना,
17 इलेक्ट्रॉन, दोनों पे सेम होगा, दोनों पे तो 17 17 होगा ना, दोनों का हम बोला था एस और पी को सेम ग्रुप में कंसीडर करेंगे। अब निकालो ऑन 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो कितना 10 है, लेकिन 10 में कितना होगा 9, एक को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑन 1s इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये भी नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे, खाली ये बचेगा। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका कंट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होता है, दो में से एक ही लोगे। समझ में आया कैसे कंट्रीब्यूशन करवाना है इलेक्ट्रॉन का, कैसे सिग्मा कैलकुलेट करना है। जिस पे सिग्मा निकाला जाता है ना, मतलब ये जो निकाला जाता है सील्डिंग कांस्टेंट, उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर आते आगे। यार अब हम लोग पढ़ेंगे स्लेटर्स का कांस्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्लेटर इन सब का सिग्मा निकाल के कोई एक फिक्स्ड वैल्यू दिया, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉपी कर लो, हाँ पॉज करके। चलो अब स्लेटर ने दो ग्रुप कर दिया, कौन कौन सा, एस एंड पी और डी एंड एफ। ठीक है, स्लेटर ने क्या कर दिया, दो ग्रुपिंग कर दिया, एस एंड पी और डी और एफ को ग्रुपिंग कर दिया। अब देखो एस और पी में क्या होता है कि अगर आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन या एंटर्स इन, एक ही बात है, प्रेजेंट इन या एंटर इन एस एन पी सबसेल। ठीक है, अगर मैं निकालू आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस एन पी सबसेल, तो क्या होगा, समझ लो बाहर का सेल है, जैसे एक यहां बना दू, न्यूक्लियस लिया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये लास्ट वाला सेल फोर्थ सेल, जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अगर वो इधर कहीं होगा, जैसे इसमें 4s में था ना, तो 4s में अगर रहेगा तो एकदम आउटर मोस्ट सेल है, तो इसका कंट्री, तो अगर मैं आउटर मोस्ट सेल का करूं तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा बताओ। जेड इफेक्टिव कितना से लेते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ता है, एक एक करके, तो जेड इफेक्टिव भी क्या हम लोग एक से लेते हैं, लेकिन उसमें कितना का कंट्रीब्यूशन होगा, 1 इंटू 0.35% कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब 0.35 सील्डिंग लगेगा। ये कितना लग रहा है, सील्डिंग लग रहा है 0.35, वन में से कितना सील, इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में रहा। अगर इसके अंदर रहा, n-1 में रहा, n-1 मतलब क्या, ये n था ना, तो ये अंदर वाला क्या हो गया n-1, इसके अंदर वाला क्या हो गया n-2, एंड सो ऑन n-3 n- ऐसे करके जो न्यूक्लियस के बगल में जा रहा है। तो n-1 में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ गया ना, मतलब न्यूक्लियस से बगल में आ गया, तो ये थोड़ा सा सील्डिंग अच्छा करेगा। तो ये कितना सील्डिंग करेगा, वन हम लोग टोटल लेते ही है, जिसमें 0.85% सील्डिंग करता है ये। ठीक है, और उसके अंदर n-2 n-3 एंड सो ऑन में कितना करेगा, पूरा 100%, मतलब ये अंदर वाला जो होता है ना, एकदम न्यूक्लियस के बगल में होता है, तो एकदम ब्लॉक कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन से मिलने नहीं देता, एकदम ब्लॉक कर देता है। वही जो मैं बोला, जीवन सबसे तगड़ा फील्डिंग करेगा, क्योंकि इसको पर्सनल दुश्मन ही है, इससे इससे इसको मिलने नहीं देगा वो। ठीक है, तो ये ब्लॉक कर देगा। तो ये कितना परसेंट करेगा इफेक्ट, पूरा 1 का 1%, मतलब 100% ये सील्डिंग करेगा, 100%। ये सील्डिंग का ऑर्डर निकाला हूं, आउटर मोस्ट में रहेगा तो उतना अच्छा सील्डिंग नहीं कर पाएगा, 0.35 ही कर पाएगा। अंदर की तरफ जैसे आएगा, न्यूक्लियस के बगल में आएगा तो 0.85 करेगा, और एकदम अंदर आ गया तो वो पूरा 100% सील्डिंग करेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है आयरन का, ये 4s में अगर देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, 4s में एंटर किया ना, तो वही वाला भी मैं करके बताऊंगा, इसको मैं भी करके दिखाऊंगा। अब इसमें देखो, अगर आउटर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना सील्डिंग करेगा, अगर डी और एफ में आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन डी एन एफ, तो कितना परसेंट सील्डिंग करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन, 0.35%। ठीक है, इतना। लेकिन उसके अंदर अगर n-1 में आ जाता है, n-2 में आ जाता है, n-3 में आ जाता है, एंड सो ऑन में, तो कितना परसेंट करेगा, 0.85% करेगा। इसका ये ऑर्डर होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देख लो ये, फिर इसके बाद मैं जब ये सम्स कराऊंगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखाया हूं, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो देखो,
कहाँ हैंडराइटिंग छोटा, हैंडराइटिंग तो अच्छा साइज में लिखा हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फोन को ऑटो रोटेट कर लेना, वो ऑटो रोटेट कर लोगे तो हैंडराइटिंग अच्छे से दिखेगा। बस साइज अच्छा खासा बड़ा हूँ, बोलोगे तो और बड़ा करके लिख दूंगा, लेकिन साइज अच्छा खासा बड़ा, और कितना बड़ा लिखो, पर ठीक है। चलो अब सम्स करके बताते हैं। ये तो क्या कॉपी करोगे, जैसे चलो आयरन का ही लेते हैं, कोई एक पकड़ लो, उसके हिसाब से कर लो, बाकी सम्स भी वैसे ही बनेगा सेम टू सेम। लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, पहले ये आएगा ना, फिर ये आएगा। देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में है, 4s में है। लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में है, 4s का है। तो चलो ऑन 4s निकालते हैं पहले। ऑन 4s इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पढ़ो बोलो। देखो पहले तो ये वाला अंदर का देखो, देखो 4s इलेक्ट्रॉन है, मतलब n क्या हो गया तुम्हारा 4, n-1 क्या हो गया तुम्हारा 3, n-2 क्या हो गया तुम्हारा 2। समझ में आया। तो ये वाला क्या हो गया n, ये तीनों क्या हो गया n-1, और ये दोनों क्या हो गया n-2 एंड सो ऑन 1s के लिए बोला है। तो n के लिए क्या कर, देखो s और p में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया या प्रेजेंट, तो ये 4s में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 4s है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर खाली बाहर वाला होता है तो इसके लिए क्या होगा 1 कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे, जिसपे सील्डिंग निकालते हैं उसको कंसीडर नहीं करते, तो इसका 0.35 प्लस इसमें कितना हो गया 14, 14 को कितना से इंटू करेंगे 0.85 प्लस ये पूरा को लेंगे, क्योंकि देखो n-2 n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितना हुआ 10, तो 10 को इंटू 1 कर देंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आ गया तुम्हारा सिग्मा। ये सिग्मा ही तो निकाल रहे हो, आ गया तुम्हारा कैलकुलेट करके सिग्मा। 4s पे ऐसे निकला, समझ में आया 4s इलेक्ट्रॉन पे कैसे निकला, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी के बगल में करूंगा, ठीक है। 4s पे समझ में आया। अब निकालेंगे किस पे, 3d पे, क्या होगा ऑन 3d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 3d इलेक्ट्रॉन में कैसे होगा, मतलब इस पे निकालना है, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हम लोग को निकालना ही है, तो ये तो कट गया। तो ये वाला देखो, अब 3d इलेक्ट्रॉन में तुम बताओ, ये मिटा दे रहा हूं, ये तो पता ही है कैसे निकालोगे, देख लेना। 3d इलेक्ट्रॉन में ये वाला क्या हो गया, इसको भी मिटा दे रहा हूं, ये वाला क्या हो गया n हो गया, है ना। अगर ये n हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 ns भी ले लो, np भी ले लो, ठीक है। np ns n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, सबका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.3, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कैसे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, इस पे कितना लेंगे हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन है तो लेंगे तो 5, तो 5 को कितना से इंटू करेंगे 0.35, और अंदर जितना भी बचेगा पूरा का पूरा कितना है 6 6 12 14 16 18, 18 को किससे इंटू कर देंगे 0.8, नो 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 सॉरी माय फॉल्ट, 18 को इंटू कर देंगे कितना 1 से, सॉरी सॉरी एक चीज गलती कर दी है, क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा मिस्टेक। सारा का कंट्रीब्यूशन 100% होता है, 1 होगा, ठीक है। 100% कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही आ गए, मतलब ये न्यूक्लियस के एकदम बगल बगल में आ गए ना, तो ये पूरा 100% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 18 को कितना से इंटू करेंगे 1, गलती से 0.85 लिख दिया था, उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 100% कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये कर लोगे, कैसे निकाला देख लो, कॉपी डाउन कर लो। फिर अब हम लोग किस पे निकालेंगे, ऑन 3s एंड 3p पे एक साथ निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सेम आएगा सील्डिंग, जो कि रियलिटी में कभी होता नहीं है, सील्डिंग तो अलग अलग होगा ही होगा, लेकिन इसके हिसाब से स्लेटर का रूल है, हम लोग को वही फॉलो करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए सेम निकलेगा। चलो करो दोनों के लिए। अब इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसमें है, अब ये वाला n हो गया मेरा, ये वाला n हो गया, और s और p में मतलब इस वाला में है, तो ये वाला n हो गया, अंदर ये वाला क्या हो गया n-1 हो गया, और ये हो गया n-2, ये वाला n-2 हो गया। तो n के लिए क्या करेंगे, 8 है तो लेंगे कितना 7, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है 8, लेंगे कितना 8, इसमें थोड़ी ना कम करेंगे, कम तो जिसमें निकाला जाता है आउटर मोस्ट सेल वाला पे एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, और अंदर कितना है 2, तो 2 को तो 1 से इंटू करेंगे। समझ में आया कैसे किए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हो या किसमें है, वो डिपेंड करता है। sp में है तो ये वाला रूल फॉलो होगा, df में है तो ये वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। कर लोगे, यही कर लेता हूं ना, थोड़ा सा ही जगह कर लेता हूं। ns-2p इलेक्ट्रॉन पे निकालो, क्या टफ है, सेम निकलेगा सेम। अब इसको 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 कंसिडर्ड
नहीं करेंगे। अब ये 3 ही बचा, तो ये वाला क्या हो गया, n हो गया, जो कि आउटर मोस्ट ये है, और ये वाला क्या हो जाएगा अब मेरा n माइनस 1। समझ में आया? इसके लिए तो क्या होगा पकड़ो, मिटा दूं, ये n हो गया अब, ये और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, करो। तो n है तो 6 और ये 2 8 है, तो 8 तो लेंगे नहीं, कितना लेंगे, 7 लेंगे, प्लस 2 लेंगे इसके लिए, हाँ या ना, क्योंकि अंदर तो 2 है, तो 2 को 0.85 से करेंगे और 7 को 0.35 से करेंगे। अब लास्ट वाला बचा क्या, 1s। अब तो ये हम लोग ये पूरा नहीं लेंगे 1s के लिए, और 1s के लिए निकालना नहीं होता, हमेशा याद रखना 1s के लिए कितना लिया जाता है, सिग्मा ऑन 1s। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1s के लिए हमेशा सिग्मा का कितना वैल्यू होता है, 0.30। 0.30 ये आ गया सबका सिग्मा। ये सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये सारा सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जेड इफेक्टिव पता ही है क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता क्या है, ये तो दरकार नहीं पड़ेगा। अब जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा तुम सबका कैलकुलेट कर लिए, जेड तुमको पता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर। जैसे आयरन का क्या लेंगे एटॉमिक नंबर 26, और 26 से सबको माइनस करते जाएंगे, सबका जो जो वैल्यू आएगा सबको माइनस करते जाएंगे। समझ में आया? ऐसे करके सम्स करके आंसर निकालते हैं स्लेटर्स रूल का। क्लियर? ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल कॉन्क्लूजन और स्लेटर। अब बताएंगे कि स्लेटर क्या क्या जुगाड़ किया जो कि सही नहीं है। अब वो वाला कॉन्क्लूजन बचा है, यही करा देता हूँ, इसी वीडियो में करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो क्या करूंगा, पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो, अब देखो स्लेटर का क्या कॉन्क्लूजन था और रियल कॉन्क्लूजन क्या था, कितना अंतर है। देखो ये क्या जुगाड़ लगा के अपना कॉन्क्लूजन निकाला। देखो स्लेटर कॉन्क्लूजन फाइनली ये क्या बताया, देखो ये लेफ्ट टू राइट बताया एस ब्लॉक में, ये लेफ्ट टू राइट बताया किसमें, तुम्हारा एस ब्लॉक में। ये क्या बताया, ये किसमें है, ये एस ब्लॉक में बताया, फिर डी ब्लॉक में भी बताऊंगा। ये एस ब्लॉक में क्या बताया, अगर आउटर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस, ठीक है, एस सबसेल बोल दो, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एस सबसेल में एंटर कर रहा है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव थोड़ा से बढ़े या ज्यादा से बढ़े, बढ़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि हम लोग समझ लो जेड कितना से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है ना, 25, 26, 27 ऐसे करके होता है ना, तो एटॉमिक नंबर जेड एस से बनता है। तो सिग्मा भी तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में क्या था 0.35 से बढ़ता है, हाँ या ना। तो जो जेड इफेक्टिव होगा वो होता क्या है, जेड माइनस सिग्मा, तो कितना 0.65 से बढ़ेगा कि नहीं, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है 0.65 से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एस ब्लॉक में, ये बोला था, ठीक है। अब डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक में क्या बोला कि आउटर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सबसेल एंड न्यू इलेक्ट्रॉन enters in n-1 d सबसेल। ये तो समझ में आया ना। ऐसे तो आउटर मोस्ट जैसे आयरन में क्या होता है, लास्ट में आता है ना 3d6 और 4s2 आता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो ऐसी में है, लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें ना बढ़ेगा, तब जाके 3d7 होता है, फिर 3d8 होता है, वो तो डी में एंटर, वही लिखा हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यही है, लेकिन एंटर जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो n-1 d में आएगा, ठीक है, n-1 d में आएगा, यही वाला बात किया था। तो z तो तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक से होता है, समझ लो एक लिए हम लोग, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो z तो तुम्हारा एक रहेगा, ठीक है। सिग्मा कितना से बढ़ेगा, हम पहले ही बताया था, अंदर की तरफ है, n सेल ये है ना, अंदर होता है n-1, तो n-1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना से बढ़ता है, 0.685 से बढ़ता है,
हाँ या ना, याद करो एस ब्लॉक में बताया था, एस वाला में बताया था तुम लोग को कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में है तो इसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ इसमें रहा है तो इसमें कितना से बढ़ेगा, 0.85 से बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आउटर मोस्ट देखना, तो पता चल जाएगा ग्रुपिंग कौन सा है, एस और पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है, n-1 में आ रहा है, न्यूक्लियस के बगल में आ रहा है, आउटर मोस्ट में तो नहीं आ रहा, तो शिल्डिंग तो ज्यादा बढ़ेगा इसके हिसाब से। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस ये, तो कितना से बढ़ेगा, 0. माइनस कर लेना दोनों को, 0.15 आएगा, 0.15 से बढ़ेगा। मतलब जो कि ये इसका कंक्लूजन था, ये रियलिटी में एकदम गलत है। जेड इफेक्टिव डी ब्लॉक में ज्यादा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि डी ब्लॉक क्या करता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट करते हैं। ये लोग वॉल बन के नहीं खड़ा हो पाएंगे, जैसे ये है यहाँ पे, ये लोग वॉल बन के अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, ये लोग उतने अच्छे से वॉल नहीं बन पाएंगे, तो इसका और इसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, बढ़ता नहीं तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये लोग पुअर सील्डिंग इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें ये इतना तेजी से नहीं बढ़ा, इसमें ये तेजी से बढ़ रहा है। रियलिटी में क्या होता है, ये तेजी से बढ़ता है, ये इतना तेजी से नहीं बढ़ता, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, एस ब्लॉक है, बहुत तगड़ा सील्डिंग करेगा, और तगड़ा सील्डिंग करने का मतलब वही सलमान खान वाला सील्डिंग करेगा, तो शाहरुख खान थोड़ी ना जा पाएगा। और ये लोग नॉर्मल विक्की कौशल, अक्षय कुमार वाला सील्डिंग करेंगे, तो ये लोग को कोई फर्क पड़ेगा, ये बढ़ेगा बहुत तेजी से। पर यहाँ पे ये बहुत तगड़ा सील्डिंग करेगा, वो वाला बात आ गया। तो यहाँ पे जब सील्डिंग अच्छा कर लेगा तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा अमाउंट से बढ़ेगा। तो उल्टा होता है रियलिटी में, ये उल्टा बताया, तो ये एक रूल हो गया। अब टॉप टू बॉटम भी ये बताया, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या बोला कि जब लिथियम सोडियम, एस ब्लॉक ले लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो ये क्या बोला, लिथियम और सोडियम को तो इक्वल नहीं होता सिग्मा, डिफरेंस आता है, लेकिन बाकी सबका इक्वल आता है, ये बोला ये, जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, चाहे तुम अलोंग द पीरियड जाओ या डाउन द ग्रुप जाओ, दोनों में जेड इफेक्टिव बढ़ता ही बढ़ता है। ये हम लोग को रियलिटी का कॉन्सेप्ट पता है, तो इसमें सेम कैसे हो सकता है, ऑब्वियस का बात है, नीचे की तरफ भी जाओगे तो जेड इफेक्टिव थोड़ा सा ही बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो सही। पर ये क्या बोला, बढ़ता नहीं है, सेम रहता है। ये क्या बोला, जैसे हम रूबिडियम का एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ठीक है, रूबिडियम लेते हैं, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, 3d कितना होगा, 10 होगा, 4s2 ये 30 हुआ अभी, फिर क्या आएगा 4p6 5s2, यहीं पे आता है ना 38 होता है रूबिडियम, 5s2, बाहर वाला सेल कौन सा हुआ, n क्या हुआ इसका 5, और वेरिएशन किस में देखते हैं हम लोग, 3D में देखते हैं, तो ये अंदर वाला क्या हो गया, n-2 में आया, और ये वाला क्या हो गया, ये 5 हो गया, और ये सारा क्या होता है, n-1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरता, ठीक है, ये दोनों तो सेम रहते हैं, चाहे तुम रूबिडियम ले लो चाहे तुम सीजियम ले लो, ये सब तो सेम रहते हैं, जो वेरिएशन आता है वो इसमें आता है, तो इसका n-2 चेंज होता है, लेकिन इन लोग का क्या होता है, n-1 और n क्या होता है, सेम होता है। वैसे ही सीजियम में भी क्या होता है, n-1 और n जो होता है वो सेम होता है, तो जिसके कारण ये लोग सब सेम रहते हैं, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अभी मैं रियल कंक्लूजन बताऊंगा, ये हो गया तुम्हारा स्लेटर का कंक्लूजन, दोनों के दोनों गलत निकलेंगे। अब रियल कंक्लूजन बताऊंगा, ये नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, अब आता है रियल कंक्लूजन। रियल कंक्लूजन, ये क्या रियल कंक्लूजन, हम लोग को क्या पता है, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, एक बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ज्यादा से बढ़े कम से बढ़े वो अभी मैटर नहीं करता, लेकिन जेड इफेक्टिव हमेशा बढ़ेगा, और वो क्या बोल दिया था, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव सेम रहेगा, तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन इधर भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन इधर भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भी बढ़ रहा है, तो जब भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है, सिग्मा भी बढ़ेगा, लेकिन जेड इफेक्टिव हम क्या बताया था पहला लाइन में, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 1, मतलब कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, तो जेड इफेक्टिव थोड़ा से भी बढ़े लेकिन बढ़ेगा, तो ये दोनों के केस में जेड इफेक्टिव बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं बोलूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता है, जेड इफेक्टिव अलग होता है,
ठीक है, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है, जेड इफेक्टिव और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सेम ले लेता है, जबकि ऐसा नहीं होता। इस केस में अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलूं तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस केस में बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी अलोंग द पीरियड जाते हो तो ये जो आर स्क्वायर होता है ना, ये कांस्टेंट रहता है, साइज चेंज नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम, तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। जब भी तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो साइज सेल जो होता है ना, सेल एन जो होता है वो सेम रहता है, तो साइज ये तो कांस्टेंट रहता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, ये मैंने बता दिया था। जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, भले ही बढ़े अच्छा खासा बढ़ता है, और सील्डिंग 0.35 से बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव उतना अच्छा खासा बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, जेड इफेक्टिव। तो फोर्स ऑफ, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। तो अलोंग द पीरियड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एकदम सिंपल है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सा बात है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ये बहुत तेजी से बढ़ता है, नीचे की तरफ सेल बढ़ते हैं ना, N1 होता है, N2 होता है, N3 होता है, ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, लेकिन ये ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम भी हो सकता है। अब इसके केस में दो चीज आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ भी सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसके केस में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, क्या, एक एस ब्लॉक में पढ़ेंगे और एक डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ये दोनों ही पढ़ेंगे और हम लोग का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नहीं, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक में क्या होता है, जब तुम नीचे की तरफ जाते हो ना, जैसे तुम क्या करते हो, लिथियम लेते हो, सोडियम लेते हो, पोटेशियम लेते हो, रुबिडियम, ये सारा होता है एस ब्लॉक वाला ना। तो जब तुम नीचे की तरफ जाते हो तो जैसे मैं रुबिडियम अभी मैंने लेके दिखाया, क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 3d10 4s2 4p6 5s2 होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 5s पे आया, लेकिन अंदर वाला किस पे आ रहा है, n-2 पे आया ना, 5 से सीधा n-2 पे आ रहा है। n-2 मतलब क्या होगा, जैसे ये है, ये आउटर मोस्ट हुआ, ये आउटर मोस्ट हुआ, ये n-1 हुआ, ये n-2 हुआ। तो तुम बताओ n-2 न्यूक्लियस के बगल में हुआ कि नहीं, n-2 न्यूक्लियस के बगल में हुआ कि नहीं। और न्यूक्लियस के बगल में जो होता है वो लोग क्या करता है, सील्डिंग बहुत अच्छा करता है, मतलब एकदम बैरियर की तरह काम करेगा। ये लोग क्या करेगा, सील्डिंग बहुत तगड़ा करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इसको इससे मिलने नहीं देगा, है ना। सील्डिंग अच्छा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको इससे मिलने देगा, नहीं देगा, क्योंकि सील्डिंग बहुत तगड़ा करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, सील्डिंग होगा नहीं, तो क्या जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन स्मॉल अमाउंट से बढ़ेगा। इसलिए इस केस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ये इस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट से बढ़ेगा क्योंकि सील्डिंग अच्छा हो रहा है। लेकिन आर स्क्वायर जो होता है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि सेल बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस ब्लॉक के केस में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि रेडियस बहुत तेजी से बढ़ता है और जेड इफेक्टिव स्मॉल अमाउंट से बढ़ता है, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। ये समझ में आया, क्योंकि ये अंदर वाला सेल है, ये तगड़ा सील्डिंग करेगा, इन दोनों को मिलने नहीं देगा, तो इन लोगों का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा नहीं। प्यार फील, जेड इफेक्टिव क्या होता है, फील बढ़ेगा नहीं। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों डिक्रीज किया एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में बताता हूं। डी ब्लॉक में क्या होता है, जैसे मैं डी ब्लॉक के लिए कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जिंक, जिंक ले लेता हूं, जिंक क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 4 में, और आ किस में रहा है, n-1 में आ रहा है। मतलब अब तुम बताओ ये यहां पे प्रेजेंट रहेगा, अब बताओ ये ज्यादा अच्छा सील्डिंग करेगा कि ये करेगा, ये तो उतना अच्छा सील्डिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से अच्छा खासा दूर है, तो ये तो सील्डिंग अच्छा नहीं कर पाएगा। और ऐसे भी डी ब्लॉक का बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग इफेक्ट करते हैं, पुअर सील्डिंग इफेक्ट करते हैं कि नहीं, डी और एफ ब्लॉक। तो ये लोग तो अच्छा सील्डिंग नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो इसमें जेड इफेक्टिव जो होता है ना बहुत तेजी से बढ़ जाता है, डबल साइन दे रहा हूं, मतलब बहुत तेजी से बढ़ गया। जैसे इसमें रेडियस बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो एक दूसरे के बगल में आ जाते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे के बगल में आ जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है डी ब्लॉक में, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव स्मॉल अमाउंट से बढ़ता है, लेकिन रेडियस जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फोर्स और रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ गया ज्यादा तो ये कम हो गया, सिंपल फिजिक्स है।
ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। बस ये डिफरेंस होता है कि कौन न्यूक्लियस के ज्यादा बगल में आएगा। और ऐसे भी सीधा सा बात है, डी और एफ ब्लॉक आते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, ये बढ़ जाता है। समझ में आया? इसके केस में वेरिएशन है एस और पी में, लेकिन इसके केस में तो कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल सा है कि जैसे बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तेजी से बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा से? अब देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ, कमेंट कर देना।